बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन फॉर हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन के किसी पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो फाइंड करना और उसको प्रिस्क्रिप्शन देना, लाइक स्पेक्टिकल्स देना, कॉन्टैक्ट लेंसेज देना उसकी रिफ्रैक्टिव एरर की करेक्शन के लिए। होप सो आवाज़ ठीक आ रही होगी और अच्छी आ रही होगी। और इसके अलावा रिफ्रैक्शन हम सबको पता है 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ऑब्जेक्टिव और दूसरी होती है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नाम से ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट की बेसिस पे जो होती है रिफ्रैक्शन उसको बोलते हैं, और सब्जेक्टिव जो कि सब्जेक्ट की बेसिस पे होती है। बेसिस मीन्स सब्जेक्टिव में आपको जो है पेशेंट का फीडबैक चाहिए होता है। पेशेंट सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट का फीडबैक चाहिए होता है। और ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट पे डिपेंड हो रहा होता है, और जो सब्जेक्ट है यानी कि पेशेंट, उससे आपको कोई फीडबैक, कोई इनपुट नहीं चाहिए होता। लाइक रेटिनोस्कोपी हो गई, ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री जो करते हैं, या फिर यही सारी चीज़ें जो हैं इसमें हमारे पास क्या होता है, पेशेंट का इनपुट नहीं चाहिए होता। और सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन विजुअल एक्विटी टेस्ट हो गया, या फिर इसके अलावा हमारे पास जो BCC वगैरह हो गया, ये सारे सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में आते हैं। ओके हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब आप कॉन्टैक्ट लेंसेज किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले उसकी स्पेक्टिकल रिफ्रैक्शन करें। लाइक जो रिफ्रैक्शन स्पेक्टिकल्स के लिए की जाती है वही आप कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए भी करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? बैक वर्टेक्स डिस्टेंस का सिर्फ डिफरेंस होता है जो हमें कंसिडर करना चाहिए। लाइक स्पेक्टिकल में हमारे पास बैक वर्टेक्स डिस्टेंस होता है एक स्पेसिफिक, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है, तो वो हमें रिक्वायर्ड होता है। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज में बैक वर्टेक्स डिस्टेंस का हम लोग ख्याल रखते हैं, तो उसको वो करने के लिए, सेट करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज में हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, लाइक बैक वर्टेक्स पावर इज़ इक्वल टू स्पेक्टिकल पावर ओवर 1 माइनस बैक वर्टेक्स डिस्टेंस इनटू स्पेक्टिकल्स। समझ आ रही है बच्चों? क्या कहना चाह रहे हैं कि जो स्पेक्टिकल रिफ्रैक्शन होगी वही कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए भी की जाती है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? बैक वर्टेक्स डिस्टेंस का होता है। बैक वर्टेक्स डिस्टेंस जो है स्पेक्टिकल्स का फ्रॉम आई इज़ आल्सो कंसीडर्ड इन सेलेक्टिंग पावर फॉर कॉन्टैक्ट लेंस। तो फिर जब बैक वर्टेक्स डिस्टेंस नहीं है और उसमें चेंज कर रहे हैं हम, तो हमारे पास जो बैक वर्टेक्स पावर होती है वो भी चेंज हो जाती है कॉन्टैक्ट लेंसेज में। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो स्पेक्टिकल रिफ्रैक्शन की है, अब उसी प्रिस्क्रिप्शन को आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए, लेकिन हमें पता है कि जो स्पेक्टिकल्स जो होते हैं उनका एक स्पेसिफिक बैक वर्टेक्स डिस्टेंस होता है आई से, जो कि मोस्टली 12 to 14 mm होता है मोस्ट स्पेक्टिकल्स में, ठीक है। कितना डिस्टेंस होता है? 12 to 14 mm। सबसे पहले ये कि बैक वर्टेक्स डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो बैक सरफेस ऑफ द स्पेक्टिकल लेंस और फ्रंट सरफेस ऑफ द कॉर्निया के दरमियान में होता है, ठीक है। ये फ्रंट सरफेस है कॉर्निया की, और यहाँ पर स्पेक्टिकल्स आपके पास मौजूद होता है। तो ये फ्रंट सरफेस ऑफ कॉर्निया से लेकर बैक सरफेस ऑफ लेंस तक जितना सारा डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? BVD, ठीक है, बैक वर्टेक्स डिस्टेंस, जो कि मोस्ट स्पेक्टिकल्स में कितना होता है? 12 to 14 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जब हम स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्रिप्शन में आएंगे तो इस बैक वर्टेक्स डिस्टेंस को हम कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि स्पेक्टिकल लेंस जो है वो तो आई से डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं ना, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है ना वो डायरेक्टली सिट होते हैं कॉर्निया के ऊपर, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव पावर जो है लेंस की जो कि क्या करते हैं, आपके पास जो इफ़ेक्टिव पावर होती है लेंस की उसको इफ़ेक्ट करता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास होता है इस तरह से है कि जो हाई पावर प्रिस्क्रिप्शंस होती है यूजुअली ग्रेटर दैन ±4 डायोप्टर और मोर, उसमें एडजस्टमेंट्स रिक्वायर होती हैं जब हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज में, ठीक है। जब आपके पास ±4 डायोप्टर जो है अगर आ गई, या फिर इससे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन
आ गई तो फिर आपने इस बैक वर्टेक्स डिस्टेंस को कंसीडर करना होता है जब स्पेक्टिकल से कॉन्टैक्ट लेंसेज में कन्वर्ट किया जाता है। माइनस लेंसेज में ये कुछ और तरह से काम करती है और प्लस लेंसेज में ये कुछ और तरह से काम करती है। क्या इफ़ेक्टिव पावर की बात कर रहे हैं ना, कि जब स्पेक्टिकल से कॉन्टैक्ट लेंसेज में जाएंगे तो उससे क्या होगी, इफ़ेक्टिव पावर चेंज होगी। वो क्यों, वो इस बैक वर्टेक्स डिस्टेंस की वजह से होता है। अब जिस इफ़ेक्टिव पावर की मैं बात कर रही हूँ, जब स्पेक्टिकल से कॉन्टैक्ट लेंसेज में प्रिस्क्रिप्शन को कन्वर्ट करेंगे तो वो डिपेंड करती है प्लस और माइनस पावर के लेंसेज पे, ठीक है। उसमें ये होता है कि जब माइनस पावर लेंसेज हम आई के करीब लेके जाते हैं, लाइक इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज ना, स्पेक्टिकल था तो वो तो आई से इस डिस्टेंस पे मौजूद है, अब कॉन्टैक्ट लेंस होगा तो वो करीब जाएगा ना आई के। तो जब माइनस लेंस जो है कॉन्टैक्ट लेंस, वो जब हम आई के क्लोज लेके जाते हैं तो इफ़ेक्टिव पावर जो है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो हम उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली जो पावर की एडजस्टमेंट है वो करते हैं। लाइक इससे तो यही समझ आ रही है ना कि जब माइनस लेंसेज आई के करीब जा रहे हैं तो उसकी इफ़ेक्टिव पावर क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो फिर हमें थोड़ी पावर ज़्यादा करनी होगी माइनस लेंसेज में। और दूसरे केस में अगर हम लोग प्लस लेंस की बात करें तो जो प्लस कॉन्टैक्ट लेंस आई के करीब लेके जाते हैं, लाइक पहले तो स्पेक्टिकल्स में था ना, अब हम कॉन्टैक्ट लेंसेज की तरफ जा रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस जब आई के करीब आता है प्लस कॉन्टैक्ट लेंस, तो पावर जो है आई की क्या हो जाती है, इफ़ेक्टिव पावर वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम पावर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, थोड़ी सी कम पावर देंगे एज स्पेक्टिकल्स। समझ आ गई है, 2 पॉइंट्स हैं। माइनस लेंस जब आई के करीब लेकर आते हैं कॉन्टैक्ट लेंस तो इफ़ेक्टिव पावर जो है वो डिक्रीज़ होती है, और जब प्लस लेंस आई के करीब लेकर आते हैं तो इफ़ेक्टिव पावर इंक्रीज़ होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिक्रीज़ और इंक्रीज़ रिस्पेक्टिवली हम आई की पावर को क्या करेंगे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे, सॉरी किसकी पावर को, कॉन्टैक्ट लेंस की पावर को। तो फिर इस एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बीवीडी की एडजस्टमेंट करवाते हैं। और वो फार्मूला हमारे पास क्या है, बैक वर्टेक्स पावर इज इक्वल टू स्पेक्टिकल पावर और मतलब डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीवीडी इनटू स्पेक्टिकल्स, इनटू मींस मल्टीप्लाई बाय। तो इससे क्या होगा कि बैक वर्टेक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज के केस में। इसका मकसद यही है कि वो जो डिस्टेंस है उसकी वजह से इफ़ेक्टिव पावर इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही है ना, तो उसको इफ़ेक्टिव पावर को एडजस्ट करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये मोस्ट कॉमनली पेपर्स में, बल्कि मोस्ट कॉमनली ये ऑस्पीज में से एक क्वेश्चन आता है कि वहाँ पर स्पेक्टिकल पावर भी गिवन होती है और बैक वर्टेक्स डिस्टेंस भी गिवन होता है, और आपने बैक वर्टेक्स पावर जो है वो क्या करनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर केराटोमेट्री के बारे में बता रहे हैं कि केराटोमेट्री से क्या होता है, आपके पास कॉर्नियल कर्वेचर आ जाता है 2 प्रिंसिपल मेरिडियंस में। 2 प्रिंसिपल मेरिडियन में आप केराटोमेट्री कर रहे हैं केराटोमीटर से, ठीक है। तो उससे तो आप कॉर्नियल कर्वेचर फाइंड आउट कर रहे हैं ना, और वो कॉर्नियल कर्वेचर आप 2 मेन जो मेरिडियंस होते हैं, प्रिंसिपल मेरिडियंस, वहाँ से फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो प्रिंसिपल मेरिडियन क्या होता है, जो हमारे पास, हमें पता है जो कॉर्निया की शेप है वो किस तरह से होती है, वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होती और डिफरेंट कर्वेचर होता है डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक हो गया। तो उसमें एक हमारे पास जो सबसे ज़्यादा स्टीपेस्ट कर्वेचर होता है कॉर्निया का, और दूसरा जो है ना फ्लैटेस्ट कर्वेचर जो होता है। तो उन 2 कर्वेचर्स को कहते हैं प्रिंसिपल मेरिडियंस। ठीक है। कॉर्निया की जो, फिर से बता देती हूँ, कॉर्निया की जो पूरी सरफेस है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। ठीक है। कॉर्निया की जो होल सरफेस है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। ठीक है। कहीं से ज़्यादा कर्व्ड है, कहीं से कम कर्व्ड है, तो इस वजह से उसका डिफरेंट कर्वेचर होता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो ये जो कर्वेचर होते हैं जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री अपार्ट हो। ठीक है। कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया जो कि क्या हो, 90 डिग्री अपार्ट हो, उसको प्रिंसिपल मेरिडियन कहते हैं। ठीक है। या फिर दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, कॉर्निया का एक स्टीपेस्ट कर्वेचर हो गया और दूसरा फ्लैटेस्ट कर्वेचर हो गया। तो वो दोनों कर्वेचर
जो कि स्टीपेस्ट और फ्लैटेस्ट कर्वेचर्स हैं जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, उसको प्रिंसिपल मेरिडियन कहते हैं। ठीक हो गया। और स्टीपेस्ट तो आपको पता है यहाँ पर होगा ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास कर्व होती है, स्टीपनेस होती है, और फ्लैट वो होता है जहाँ पर कर्वेचर कम होता है। ठीक है, ये वाली जगह। तो ये दो जगहें जो आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं उसको बोलते हैं कि प्रिंसिपल मेरिडियंस। ठीक है। अब यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि केराटोमेट्री में हम लोग बेसिकली दो प्रिंसिपल मेरिडियंस पर मौजूद जो कॉर्नियल ऑफ कर्वेचर होता है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो अब इसको फाइंड करने का क्या मतलब होता है, ये मेरिडियंस वही मेरिडियंस होते हैं जो कि आपको स्टिग्मेटिज्म के बारे में बता रहे होते हैं। अगर दोनों मेरिडियंस का कर्वेचर जो है वो सेम है तो कोई स्टिग्मेटिज्म नहीं होगा, स्फेरिकल कॉर्निया होगा। लेकिन अगर एक मेरिडियन स्टीप हो और दूसरा मेरिडियन जो है वो फ्लैट हो तो कॉर्निया में स्टिग्मेटिज्म होगा, और अब कॉर्निया क्या कहलाएगा, टॉरिक कहलाएगा, उसकी टॉरिक शेप होगी। ठीक हो गया। इसमें अगर मैं आप लोगों को वैल्यूज़ के मुताबिक बता दूं, यहाँ पर फिर से बता देती हूँ केराटोमेट्री में कॉर्नियल कर्वेचर आया, लेकिन दो प्रिंसिपल मेरिडियंस पे आया। प्रिंसिपल मेरिडियन जहाँ पर कर्वेचर एक मेरिडियन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीपेस्ट होता है कॉर्निया का, जहाँ पे कर्वेचर बहुत स्टीपेस्ट होता है, और दूसरी जगह पे कॉर्निया के बहुत ज़्यादा फ्लैटेस्ट कर्वेचर होता है। तो ये दोनों जो स्टीपेस्ट और फ्लैटेस्ट वो होते हैं कर्वेचर्स, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और इन्हीं को प्रिंसिपल मेरिडियन कहते हैं। तो केराटोमीटर का काम ही दो प्रिंसिपल मेरिडियन में कॉर्निया कर्वेचर कैलकुलेट करना और दो प्रिंसिपल मेरिडियन में कॉर्निया कर्वेचर मालूम करने का यही मतलब होता है कि हम लोग स्टिग्मेटिज्म कैलकुलेट कर रहे होते हैं। वो किस तरह से, अगर ये स्टीप और फ्लैट वाला किस्सा ही नहीं है और दोनों प्रिंसिपल मेरिडियन में आपके पास जो कर्वेचर है वो सेम आ गया है, तो जब वो सेम आ जाता है तो आपके पास जो कॉर्निया है वो स्फेरिकल होता है और उसमें कोई स्टिग्मेटिज्म नहीं होता। लेकिन आपने केराटोमेट्री की और उसमें आपके पास कर्वेचर जो है वो डिफरेंट आया, एक जो प्रिंसिपल मेरिडियन में है वो बहुत ज़्यादा स्टीपेस्ट कर्वेचर दे रहा है और दूसरा जो है वो फ्लैटेस्ट दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट आ गए प्रिंसिपल मेरिडियन पे कॉर्नियल कर्वेचर्स। तो फिर हमारे पास स्टिग्मेटिज्म मौजूद होगा और आप ऐसे कॉर्निया को टॉरिक कॉर्निया कहेंगे, उसकी शेप जो है वो टॉरिक होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास टोटल स्टिग्मेटिज्म जो है वो इक्वल होता है एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर स्टिग्मेटिज्म के। तो एंटीरियर और टोटल जो है वो हमारे पास आ गया कहाँ से, केराटोमेट्री से, केराटोमीटर से आ गया। ठीक है। तो आप पोस्टीरियर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल स्टिग्मेटिज्म में से अगर आप माइनस कर लें एंटीरियर स्टिग्मेटिज्म को तो आपके पास पोस्टीरियर स्टिग्मेटिज्म आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये केराटोमीटर ही हमें बता रहा होता है स्टिग्मेटिज्म, इंटीरियर भी और पोस्टीरियर कॉर्नियल भी। ठीक हो गया। फिर हमारे पास एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं जिससे आप लोगों को समझ आ सके, वो इस तरह से होता है कि अगर आपके पास केराटोमेट्री रीडिंग्स कुछ इस तरह से आ गई कि 42 पावर है आपके पास 180 डिग्री मेरिडियन पे। ठीक हो गया। और दूसरी आपके पास पावर लेट सपोज ले लेते हैं 44, और वो कौन से मेरिडियन पे है, 90 डिग्री पे। तो ये देखें यहाँ से आपको पता चल रहा है ना, ये दोनों मेरिडियन आपस में 90 डिग्री अपार्ट हैं, तो ये प्रिंसिपल मेरिडियंस हो गए। तो अब देखें किसकी पावर ज़्यादा है, पावर इसकी ज़्यादा है 44, 90 डिग्री के मेरिडियन पे पावर ज़्यादा है और 180 डिग्री के मेरिडियन पे पावर कम है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्टीपेस्ट कर्वेचर होता है उसकी पावर ज़्यादा होती है और जो फ्लैटेस्ट कर्वेचर होता है उसकी पावर कम होती है। तो जो अब हमारे पास क्या आ गया, स्टीपेस्ट कर्वेचर आपसे पूछें केराटोमेट्री में कौन सा है तो आप कहेंगे 44 एट 90 डिग्री। ठीक है। और फ्लैटेस्ट इसमें से कौन सा मेरिडियन है, तो 42 एट 180 डिग्री। ठीक है। तो ये याद रखना है, जो स्टीपेस्ट मेरिडियन होता है उसका कर्वेचर भी एक तो ज़्यादा है और दूसरी बात ये उसकी पावर भी ज़्यादा है। ठीक है। ये ज़्यादा स्टीप होता है और ये ज़्यादा फ्लैट होता है, तो फ्लैट की पावर जो है वो कम होती है और स्टीप की ज़्यादा होती है, ये अपने साथ नोट कर लें।
तो यहाँ पर बस यही बात बताई जाती है कि केराटोमेट्री में हमारे पास इंटीरियर और पोस्टीरियर कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, अगर इंटीरियर एस्टिग्मेटिज्म आपके पास आ गया, टोटल एस्टिग्मेटिज्म आ गया, तो उससे आप पोस्टीरियर कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर पोस्टीरियर इंटीरियर है तो उससे आप टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल मेरिडियंस के बारे में हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल मेरिडियंस दो मेरिडियंस जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनको कहा जाता है, जिसमें और इन मेरिडियंस पे जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट होते हैं, उसमें क्या होता है कि कॉर्निया का कर्वेचर जो है स्टीपेस्ट और फ्लैटेस्ट होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल मेरिडियन। ठीक हो गया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि प्रिंसिपल मेरिडियंस हमारे पास स्टीपेस्ट और जो फ्लैटेस्ट कर्वेचर्स ऑफ द कॉर्निया हैं जो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर के अपार्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल मेरिडियन क्या हो गया, कर्वेचर ही हो गया। फ्लैटेस्ट और स्टीपेस्ट कर्वेचर्स दो जो हैं आपस में जो परपेंडिकुलर होते हैं उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आप में से मुझे कोई बता सकता है कि कौन सा एस्टिग्मेटिज्म है। अभी जो मैंने एग्जांपल दी 44 और 42 वाली, ठीक है, तो इसमें मुझे आप में से कोई अगर बता सकता है वीडियो को पॉज करके बता दें कमेंट बॉक्स में कि इसमें कौन सा एस्टिग्मेटिज्म मौजूद होगा। तो चले मैं बता देती हूँ, इसमें विद द रूल जो एस्टिग्मेटिज्म है वो मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि हमने एस्टिग्मेटिज्म के टॉपिक में पढ़ा था कि जो वर्टिकल मेरिडियन होता है अगर उसकी पावर ज़्यादा हो और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की पावर कम हो तो उसमें कौन सा एस्टिग्मेटिज्म होता है, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म होता है। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों। लेकिन अगर इसके कंट्री हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल की पावर ज़्यादा है और वर्टिकल की कम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो अगेंस्ट द रूल है। ये हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कि वो बॉक्सिंग वगैरह रेसलिंग वगैरह में यहाँ पे दो बंदे होते हैं, ठीक है, जो खड़ा हुआ बंदा होता है उसकी पावर ज़्यादा होती है यहाँ पर गिरे हुए बंदे से, तो फिर कौन सा रूल होगा, विद द रूल होगा। ये इस तरह से याद कर लें। ठीक है, जो खड़ा हुआ बंदा है उसकी पावर तो ज़्यादा होती है ना, और जो यहाँ पर जिसको गिराया हुआ होता है बंदे को तो उसकी पावर तो कम हुई, तभी तो वो गिरा हुआ पड़ा है। तो इस केस में विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म होता है। लेकिन अगर हम लोग इसकी ऑपोजिट ले लें कि जो गिरा हुआ बंदा है उसकी पावर ज़्यादा है और जो खड़ा हुआ बंदा है उसकी पावर कम है, तो ये तो एक किस्म की गलत बात हम कर रहे हैं। तो जब गलत बात हो गई तो अगेंस्ट हो गई ना, रूल के अगेंस्ट हो गई ना, तो वो अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म होगा। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि जो खड़े हुए बंदे की अगर पावर ज़्यादा है गिरे हुए बंदे से तो वो तो विद द रूल है, ठीक ठीक हिसाब है। लेकिन अगर गिरे हुए की पावर ज़्यादा है खड़े हुए से, तो ये तो अगेंस्ट द रूल हो गया ना, तो फिर अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म होगा। तो ये विद द रूल की समझ आ गई। ठीक है, अब कहते हैं कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म आई का जो है वो कितना है। केराटोमेट्री हमने की, उसमें एक जो पहला मेरिडियन है उसकी ये वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, 7.63 mm, 44.25 डायोमीटर अलोंग 40 डिग्री। ठीक है, 140 डिग्री के जो मेरिडियन है उसमें कर्वेचर 7.63 mm आ गया और जो पावर है वो कितनी आ गई, 44.25 डायोमीटर आ गई। इसी तरह जो सेकंड कर्वेचर है उसका 8.28 mm जो है वो क्या आ गई, कर्वेचर आ गया और 40.75 डायोमीटर पावर आ गई अलोंग 30। तो ये क्या है, कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म उसमें कितना होगा। ठीक है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि जो कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है वो -3.50 डायोमीटर सेल इन एट 30 डिग्री है। वो किस तरह से, एस्टिग्मेटिज्म है ना, इसलिए हमने इधर सिलेंड्रिकल पावर लिखी है। तो सबसे पहले ये पहला जो मेरिडियन है एक हो गया और ये दूसरा मेरिडियन है, दो प्रिंसिपल मेरिडियंस हो गए। अब आप मुझे बताएं कि इसमें से स्टीप मेरिडियन कौन सा है और फ्लैट कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखें जो स्टीप मेरिडियन है आपके पास वो होता है जिसकी पावर ज़्यादा होती है। तो इसकी पावर ज़्यादा है ना, इसमें देखें पावर ज़्यादा होती है लेकिन जो कर्वेचर है ना, जो वैल्यू है वो यहाँ पर जो नंबर होता है वो कम होता है। ठीक है, तो जो स्टीप है उसमें हमारे पास पावर ज़्यादा है। जो फ्लैट है उसमें ये वाला जो नंबर होता है mm में जो होता है 8.28 वो ज़्यादा होता है और जो पावर होती है वो कम होती है। तो इसमें फ्लैट मेरिडियन ये फर्स्ट वाला है जिसकी वैल्यू है 44.25 डायोमीटर। ठीक है, इससे आप सेकंड वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं 40.75 को, तो आपके पास क्या आ जाती है, कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म आ जाती है। 5 क्रॉस हो गई, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, 7
12 में से 7 गया, हमारे पास 5 आ जाएगा और यहाँ पर 3 रह जाएगा और 4 4 साथ में कैंसिल। तो हमारे पास 3.5 एट कितना 30 डिग्री पे जो है ना क्या है टोरिक कॉर्निया है, यानी कि कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म मौजूद है। और 30 डिग्री हमने क्यों लिया, क्योंकि हम लोग हमेशा जो है वो जो एक्सिस होता है वो फ्लैट कर्वेचर का लेते हैं। तो जो फ्लैट है वो तो हमारे पास 40.75 डायमीटर वाला है, तो उसका कर्वेचर 30 है। तो कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म के साथ हम हमेशा फ्लैट वाले का जो एक्सिस होती है वो लेते हैं। ठीक है, होप सो समझ आ जाएगी। आज के लिए थोड़ा सा ही लेक्चर है, इंशाल्लाह कल थोड़ा लॉन्ग लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।